गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित है। देखो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा अच्छी तरह से या सुरक्षित रखे। ओके, देखो, हमारी पहली कविता ये मातृभूमि और हमारा दूसरा पाठ जो है वारिस कौन हो गया है। और उम्मीद है कि उसकी जो कृतियाँ मैंने तुम्हें दी है वो कृतियाँ तुमने अपने नोटबुक में लिखी होगी। होमवर्क नंबर जो 1 है ये मातृभूमि, वो भी तुमने लिखा होगा, ऐसे में उम्मीद करती हूँ। देखो, जो भी मैं तुम्हें सूचनाएं देती हूँ, तुम्हें क्या करना है, उस सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो, अगर मैंने ऐसा कहा कि पाठ के नीचे जो कृतियाँ दी है उसमें से कृति नंबर 2, 3 को तुम्हें लिखना है, तो उसी को ही लिखना है, बाकी को लिखना नहीं है। तो ये सवाल मत पूछो कि टीचर पहला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लिखना है, ऐसा मत पूछो। फिलहाल अभी मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, और इसलिए जो भी शब्दार्थ रहेंगे, जो भी रहेगी समार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, जो भी रहेगा मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। तुम्हें क्या करना है, उसे लिखना है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो भी मैं तुम्हें जितना पाठ पढ़ाऊंगी उसी के ऊपर, जिस दिन मैं वही पाठ पढ़ाऊंगी, जो पैराग्राफ रहेगा उसी के ऊपर तुम्हें क्या रहेगी, कृतियाँ रहेगी। तो तुम्हें आंसर कहाँ ढूंढने हैं, जो पैराग्राफ मैंने सिखाया है वहाँ तक ही तुम्हें आंसर, वहाँ तक तुम्हें पढ़ना है, और उसी पैराग्राफ में, उसी परिच्छेद में तुम्हें आंसर मिलने वाले हैं। तो यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो पूरे पाठ पर, अगर पाठ का 2 हिस्सों में मैंने विभाग किया हो या बांटा हो, तो तुम्हें क्या है, 2 कृतियाँ रहेगी। ओके, और पाठ के नीचे अगर दी हुई कृतियों को लिखना है तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगी कि जो तुम्हारा पाठ है उसकी जो कृतियाँ है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या 2, 3 को लिखना है, 1 को नहीं लिखना है, सब दे दूंगी, तुम्हें अच्छे तरह से पढ़ना है। ओके, देखो, हमारा अगला लेसन जो है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हमारे लेखक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बहुत ही साहित्यकारों में शीर्ष स्थान पाया है, और उन्हें अंग्रेज़ी, हिंदी और उसके साथ साथ बहुत सारे भाषाएं आती है। बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने अपनी कृतियों को बहुत अच्छी तरह से दूसरों के सामने पेश किया है। अभी ये जो हमारा पाठ है वो पाठ वैचारिक निबंध है। द्विवेदी जी का ये वैचारिक है। वैचारिक शब्द कौन सा है, प्रत्यय है, विचार से बना हुआ वैचारिक, यानी कि हमें विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए ये पाठ, ये निबंध कौन सा है, वैचारिक है। ओके, तो इस पाठ में हमें लेखक क्या बताना चाहते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभी हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये पता है कि हमारे स्कूल में जब मास पीटी का लेक्चर होता है, पीरियड होता है, और उस समय मैं या पायस सर जो है तुम्हारे टीचर जो है वो क्या करते हैं, नाखून हम देखते हैं, बड़े हो गए हो तो हम तुम्हें डांटते हैं या दूसरे दिन उसे कटवाने के लिए कहते हैं। क्यों होगा ऐसा, क्यों कहते हैं ये, क्योंकि जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो उसमें मिट्टी जाती है, और मिट्टी के कारण क्या है, उसमें अगर मिट्टी हो जाएगी, तुम लोग कभी कभी क्या करते हो, बेपरवाही के साथ हाथ नहीं धोते हो, और जो खाना है या कुछ खाने की चीज़ें हैं तुम ऐसे ही खाते हो, और उसके कारण क्या हो जाता है, तुम्हारे वो मिट्टी जो है वो पेट में चली जाती है। पेट में चले जाने के कारण बीमारियां हो सकती है, और इसके कारण हमें अपने पेट को या अपने नाखून को यानी कि पेट की बीमारी ना हो, इसके लिए हमारे नाखून को हमें समय समय पर काटना चाहिए, ये उचित है। ओके, कभी कभी तुम्हारी माँ की तरह क्या है, नाखून कैसे बढ़ाए, देखो किसी किसी को शौक रहता है नाखून बढ़ाने का, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। लेखक हमसे कहते हैं कि ये पशुता की निशानी है। पशुओं के नाखून बढ़ जाते हैं, क्या वो काटते हैं, नहीं। हम मनुष्य हैं, हमें पता है कि हमें अपने नाखून को काटना चाहिए। चलो, हमारे लेखक हमसे और क्या कहते हैं इस पाठ में हम देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ओके, तुम्हारे सामने तुम्हारी टेक्स्ट बुक और तुम्हारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। मैं यहाँ से शब्दार्थ बोलूँगी, तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं क्या करूँगी, तुम्हें व्हाट्सएप पर भेजने वाली हूँ। ओके, सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में होना ज़रूरी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ क्रमांक 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्य संबंधी देखो क्या दिया है,
प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अभी उन्होंने नाखून के साथ साथ हमें बताया है कि हमें बुरी आदतें होती है। बुरी आदतें कौन कौन सी है, हमें कौन सी बुरी आदत होती है? नाखून नहीं बाल बढ़ाने हैं, ओके, समय पर हम नहाते धोते नहीं हैं, हमें बहुत आलस से आ जाता है, समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, मम्मी पापा की बातों को नहीं सुनते हैं, गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं। आदत हो गई, क्या है, ठीक है, टीचर है ना, ओके। या ऐसा भी होता है मम्मी ने कितना भी चिल्लाए लेकिन व्हाट्सएप पर लगातार तुम बैठे रहते हो। अभी फिलहाल ऑनलाइन शिक्षा शुरू है, इसके तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, अदरवाइज मोबाइल जो है वो तुम्हारे लिए घातक है। उसके किरणों जो है वो हमारे शरीर में बहुत इफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे सामने दूसरा चारा नहीं है, इसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हें भी क्या करना है, जिस समय तुम्हारा लेक्चर रहेगा उसी समय तुम्हें क्या करना है, मोबाइल को लेना है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ाई के लिए मोबाइल को छूना है, ओके, और जितना हो सके उतना दूर रहना है। तो हमें बहुत सारी ऐसी आदतें होती है, उसे हमें क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अगर हम अपने बुरे आदतों को निकाल देंगे और अच्छे आदतों का स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत ही अच्छा और सफलता से भरा हुआ रहेगा। चलो हमारे लेखक क्या कहते हैं देखते हैं इस पाठ में। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे ही हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? अभी देखो लेखक क्या कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है ना वो चक्कर में डालने वाले सवाल करते हैं। अभी चक्कर में यानी कि उसका आंसर हम बता नहीं सकते हैं कि कैसा ऐसा होगा। नारियल में पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता नारियल में पानी? नहीं ना। ये फूलों में रंग कहाँ से आते हैं? पता नहीं। हम स्वर यंत्र से बोलते तो है, लेकिन है क्या यहाँ पर गले में जिसके कारण हम बोल पाते हैं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिल पाता है। तो छोटे बच्चे तो नादान होते हैं, वो कुछ भी पूछते हैं। तो लेखक को उसकी पत्नी ने देखो, और लेखक ने क्या कहा है कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव है। अल्पज्ञ, अल्प यानी कि छोटा, ज्ञ यानी कि जानने वाला, जिसे ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है। दयनीय का मतलब क्या है? दया करने लायक। अगर किसी को कुछ पूछा और उसने आंसर दिया तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि हमें उसका आंसर देना यानी किस प्रकार से देना ये बात समझ में नहीं आती है, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा है कि अल्पज्ञ पिता कैसा होता है, बड़ा दयनीय जीव होता है। और लेखक के लड़की ने, छोटी लड़की ने उससे सवाल किया है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। अभी ये सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्यों बढ़ते हैं नाखून? उनका समय हो जाता है वो बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर का हिस्सा जो है वो बढ़ता है, हमें पता नहीं चलता। अभी तुम लोग गए साल 7th स्टैंडर्ड में थे, इस साल तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में हो। तुम लोग थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कब बड़े हो गए? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में? पता नहीं है। हमारा शरीर में बदलाव होता है, लेकिन वो किस समय होता है, रात को होता है, दिन में होता है, हमें पता नहीं है। कोई बहुत दिनों के बाद हमें मिलता है और कहता है अरे मोटी हो गई है, अभी कैसे मोटी हो गई हमें पता नहीं, अरे तू पतली हो गई, हाँ पतली हो गई। देखो ये सवाल होते हैं। तो नाखून क्यों? बाल बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं। देखो अगर कोई लड़का रहेगा तो हम उसे कटवाते हैं, बालों को कटवाते हैं। नाखून का भी वैसा ही है। बाकी जो है हमारे हाथ पैर जो बढ़ते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो लेखक बता दे कि अभी उसे कैसे पता कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, मुझे इस पता नहीं है। अगर काट भी दे जाए तो क्या हो जाता है, वो तीसरे दिन में फिर से बढ़ जाते हैं।
काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। यानी कि जब तुम नाखून को काटोगे ना तो उसकी सजा है कि उसे काटना है। वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बोलती है, चुपचाप रहते हैं नाखून हमारे। और पर निर्लज्ज अपराधी के भांति छुटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर वे इतने बेहया क्यों है? बेहया यानी कि बेशरम क्यों है? इतने बेशरम। हम उसे काटते हैं तो उसे क्या होना चाहिए? बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वो बेशरम क्यों है। लेकिन कभी कभी हमारे कक्षा में भी ऐसे होता है कि टीचर आती है, तुम बहुत शरारतें करते हो और टीचर तुम्हें चिल्लाती है। जैसे टीचर चिल्लाएगी या घर में तुम शरारत करोगे, मम्मी तुम्हें चिल्लाएगी, डांटेगी, तब तक एक आधा घंटे तक तुम खामोश रहते हो। फिर से दूसरे दिन वही बात, फिर से तुम लोग शरारतें करना शुरू कर देते हो। यानी कि जैसे हो वैसे। फिर बोलते निर्लज्जा, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? से माँ तुम्हें चिल्लाती है। टीचर भी ऐसा बोलती है कि अरे कल इतना डांटा है लेकिन फिर भी तू क्या कर रहा है? जैसे कि तैसा। तो लेखक कहते हैं कि हमारे नाखून भी ऐसे है, अगर हम लोगों ने उसे काटा ना तो क्या हो जाते हैं? 3 दिन में वो फिर से बढ़ जाते हैं। ये इतने बेशरम क्यों है? मानते क्यों नहीं है? ऐसा सवाल लेखक के सामने आता है। ओके, आगे देखो। कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मनुष्य जैसे, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। अभी देखो, यहाँ तक मैं रुक जाती हूँ। कुछ लाख वर्षों की बात है कि मनुष्य जंगली था। जंगली यानी कि जंगल में रहने वाला। जंगली का मतलब क्या है? जंगल में रहने वाला। अभी जंगल ये मूल शब्द है और जंगली उसे पीछे ई लगा है और उसका नया शब्द बन गया है जंगली। जंगल प्लस ई जंगली, ये प्रत्यय है। गए साल तुमने सीखा है प्रत्यय और उपसर्ग को, उसे फिर से मैं दोहरा रही हूँ। ऊपर के पैराग्राफ में अपराधी है, अपराध प्लस ई, अपराधी। ओके, ये प्रत्यय है। तो वनमानुष जैसे, उसे नाखून की जरूरत थी। अभी वनमानुष का है, एक बंदर का एक प्रकार है, चिंपांजी लिख सकते हैं हम। और उसे नाखून की जरूरत थी क्योंकि उसकी जीवन रक्षा के लिए उसे नाखून की आवश्यकता थी। अगर बड़े बड़े नाखून रहेंगे ना तो हिंस्र प्राणी अगर उनके सामने रहेंगे ना तो वो उसे मार देते थे नाखून से। ओके, तो ये तब उसके लिए ये शस्त्र था। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र और शस्त्र दोनों में क्या फर्क होता है? अस्त्र जो होते हैं जिसे हम फेंकते हैं, यहाँ पर मैं हूँ और दूसरों को उसे लगता है, वो अस्त्र होते हैं। भाला जो होता है, बम जो है, वो अस्त्र है। शस्त्र कौन से है? ढाल जो है, तलवार जो है, तलवार है, ढाल है, वो हमारे हाथों में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे नाखून हाथों में होते हुए भी उनके नाखून वो बढ़ते थे ना, तो इसके लिए वो दूसरों को मारते थे, इसलिए उन्होंने अस्त्र कहा है उसे। दांत भी थे पर नाखून के बाद उनका स्थान आता था। यानी कि अगर दांत भी, तुम्हें पता है ना, हमारे पैर में दांत हो तो हम किसी को भी काट लेंगे और फिर जहर पैदा हो जाता है। नाखून से भी वैसा ही होता है। तो देखो, धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। देखो, धीरे धीरे उसने क्या किया है? अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पहले वो अपने अंग, अपने शरीर, अंग का समानार्थी शब्द कौन सा है? शरीर, तन, काया। ओके, अभी अपना शरीर जो है, उस शरीर से उसने क्या किया है? उसके शरीर से उसने क्या किया है? पहले जो शरीर में था उसका इस्तेमाल किया, यानी कि नाखून, दांत, इसका इस्तेमाल करके अपने खुद की रक्षा की है। अभी किसमें क्या होगा? देखो उसने क्या किया? अभी धीरे धीरे हड्डियों के भी हथियार बनाए। अभी उसे पता है हड्डियाँ, यानी कि जो आदमी मर जाते हैं उसकी अस्थियाँ जो होती है, हड्डियाँ, वो बहुत जैसे शार्प होती है और उससे उसने क्या किया है? हथियारों को बनाया है। और मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस तरह से मनुष्य आगे बढ़ा है। तुम्हें पता होगा कि देखो, पहले के जो लाखों वर्ष पूर्व हमारे जो आदि मानव थे, वो जो है वो अपने जो खाने की चीज़, यानी कि किसी मांस, वो जो मांस खाते थे, प्राणियों को मारकर उसका मांस वो कच्चा खाते थे, वैसे ही खाते थे। एक दिन क्या होता है
कि वो सब ऐसे मनुष्य जो है, आदमी जो है, वो एक साथ उन्होंने अग्नि जलाई थी और वहाँ पे खाने के लिए बैठे थे। तो एक आदमी जो था, उस आदमी के हाथ से एक मांस का टुकड़ा जो है वो अग्नि में गिर गया। वो उसे निकालने लगा। जैसे निकालने के लिए तो समय लगेगा ना, तो जैसे समय बीतता गया ना, वो रुका नहीं, उसने उसे निकाला और फिर वो मांस को उसने खाया। और उसे पता चला कि अरे, जब मैं उसे कच्चा चबा रही थी या चबा रहा था तब इतना टेस्ट नहीं था, लेकिन अगर मैंने उसे अग्नि में डाला ना, अभी उसने डाला नहीं था, उससे हाथ से गिर गया था वो मांस का टुकड़ा, तो उसे अभी वो स्वादिष्ट बन गया है। इसका मतलब है, अगर हमने ये जो मांस होता है उसे कच्चा नहीं खाया और अगर उस मांस को हमने पकाया तो वो क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। और इसके लिए वो क्या करते हैं, फिर उसे पता चला कि हमें मांस को अग्नि में डालकर पका के खाना है, और फिर वो पकाने लगे और फिर धीरे धीरे बर्तन आ गए, अग्नि का निर्माण, ये सब तुम्हें पता होगा, है ना। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। पहले देखो, हमने जंगल में देखा कि जंगल में दो पेड़ है जो एक दूसरे पर खींच जाती है, ऐसे घिसने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे अग्नि का तैयार हो गया। फिर उन्हें पता चला कि हाँ, हमें क्या करना है। अभी उन्होंने दो पत्थर को उठाया और दो पत्थर को घिसा और उसमें से अग्नि तैयार हो गया। और फिर उसे पता चला कि अरे, ऐसे अग्नि तैयार हो जाती है। फिर उन्होंने वो अग्नि को लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसमें लगाया। उसमें क्या हो जाता है, अग्नि का निर्माण हो गया। यानी कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है, अपना विकास किया है। उसने धातु के हथियार बनाए। फिर उसने क्या किया, देखो, पहले हड्डियों के हथियार बनाए, फिर उसने धातु, मेटल्स जो है उसके, यानी कि तुम्हें पता है लोहे के, वो उन्होंने क्या किया, लोहे के हथियार बनाए हैं और इतिहास आगे बढ़ा। ओके। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। अभी देखो, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि लेखक को ऐसा लगता है कि हम उसे जो नाखून जो उसे काटते हैं, लेकिन हैरान की बात है कि वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो मनुष्य जो है ना, वो नाखून बढ़ना उसे बहुत पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये किसका प्रतीक है, नाखून बढ़ना? देखो, यहाँ पे कवि ने दिया है कि नाखून बढ़ना भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यानी कि वृत्ति का मतलब व्यवहार और पाशवी का मतलब पशुता। पाशवी का मतलब क्या है, पशुता। पशुता का जीवंत प्रतीक है। यानी कि एनिमल्स के जो हाथ है, जो हाथों में जो नाखून होते हैं उनके, वो बढ़ते हैं। अगर हमारे नाखून बढ़ गए तो हम किसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, पशुता के जैसे। और मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। आज भी बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो पशुता जैसे व्यवहार करते हैं। उन्हें किसी को मारना बाएं हाथ का खेल होता है, उन्हें कुछ भी असर नहीं होता है। देखो, कभी कभी हम गुस्से से किसी को मारते हैं, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है कि अरे, उससे मारना नहीं चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरों को गला घोटते हैं, बंदूक से मारते हैं, छुरा उसके सीने में भोंक देते हैं, उसे कोई असर नहीं होता है। देखो, बम ब्लास्ट हो जाता है, उसमें कितने सारे लोग मर जाते हैं और वहाँ पे खून की नदियाँ बहने लगती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसका दिल पत्थर का होता है, उसके मन में अभी भी पशुता है। और ये लेखक कहना चाहते हैं कि देखो, मनुष्य के मन में जो पशुता है ना, वो जितनी बार काट दो, वो फिर से तैयार हो जाती है। हमें मनुष्य के मन में मानवता को जगाना है, जो पशुता है उसे काटना है। ओके। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने एक ही पैराग्राफ सिखाया, एक दो पैराग्राफ सिखाए हैं और मैं अभी यहाँ पे रुक जाती हूँ। आगे का लेसन मैं दूसरे लेक्चर में सिखाऊंगी। तब तक तुम्हें क्या करना है, जो दिया है पैराग्राफ उसे पढ़ना है और उसके आधार पर जो मैंने तुम्हें कृतियाँ दी है उसे लिखना है। आंसर तुम्हें इसी 2 पैराग्राफ में ही मिलेंगे। ओके। तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।